अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेमरेज के ऊपर है। हेमरेज को डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग सर्जरी के 4 पार्ट्स को देख चुके थे। अभी जो 5th पार्ट है इसे बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाली है। हेमरेज क्या बोलते हैं? हेमरेज बोलते हैं ब्लीडिंग को, यानी रप्चर्ड ब्लड वेसल से अगर ब्लड बाहर आ जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज बहुत सारी टाइप्स का होता है, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल के अकॉर्डिंग भी इसकी टाइप्स आ जाती हैं और दूसरी भी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम इसकी ब्लड वेसल के अकॉर्डिंग टाइप्स की बात करते हैं। एट्रियल हेमरेज भी आ जाता है। आर्टरीज जो है वो रप्चर हो जाती हैं, जिसके ज़रिए से हमारे पास हेमरेज आ सकता है। वेनस का हेमरेज भी आ सकता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और कैपिलरी का हेमरेज भी देखने को मिल सकता है। हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं, आर्टरियल और वेनस और कैपिलरी हेमरेजेस। अगर बात करें आर्टरियल और कैपिलरी की, ये मोस्ट कॉमन है। आर्टरियल जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आता है। आगे हम कोजेस की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा से समझ आ जाएगी। और अगर कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी जो है आपको जो इंजरी वगैरह हो जाती है उसके दौरान कैपिलरी डैमेज हो जाती हैं और ये माइनर सा होता है हेमरेज। इसमें ज़्यादा कोई सीरियस कंडीशंस नहीं आती। इसके अलावा अगर बात करें टाइप्स की, इंटरनल ब्लीडिंग आ जाती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग आ जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होती है? बॉडी के अंदर ही ब्लड वेसल रप्चर हों और ब्लड बॉडी के अंदर ही ब्लीड करें। और इसके अलावा एक्सटर्नल ब्लीडिंग की बात करें तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग में बॉडी से ब्लड बाहर आ जाए रप्चर ब्लड वेसल से। अगर इंटरनल ब्लीडिंग की एग्जांपल की बात करें, ब्रेन हेमरेज आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। अगर बात करें सिम्टम्स की तो सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें डिजीनेस देखने को मिलती है, टायर्ड बॉडी होती है, बंदा अपने आप को थका महसूस करता है, वीक महसूस करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है, चेस्ट पेन देखने को मिलती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन होती है, ऑर्गन फेलियर आ जाता है, ब्लड की कमी की वजह से ऑर्गन फेलियर आ जाता है, सीज़र आते हैं। सीज़र नॉर्मली हमारे पास जब ब्रेन हेमरेज आता है तब सीज़र जो है वो सिम्टम्स आती हैं, यानी इस बंदे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं एंड शॉक में वो बॉडी चली जाती है। कोजेज़ की बात करें, बहुत सारी कोजेज़ जो हैं और बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेन हेमरेज को लीड करते हैं। हमारे पास सबसे पहले और सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन है जो ब्रेन हेमरेज कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा तंबाकू यूज़ करता है, स्मोकिंग करता है, उसमें भी निकोटीन पाई जाती है। निकोटीन जो है वो आर्टरी की वाल को हार्डन कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को बियर नहीं कर पाती और रप्चर हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल आ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कैंसर आ जाता है और बोन फ्रैक्चर आ जाता है। बोन फ्रैक्चर से कैसे आती है? देखिए, जैसे बोन फ्रैक्चर जिस वक्त होती है ना, बोन फ्रैक्चर के साथ जो है वो बोन के कुछ पीसेस जो हैं ब्लड वेसल को रप्चर कर देते हैं, तो ये बोन फ्रैक्चर की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, हेमरेज भी आ सकता है। गन शॉट, नाइफ इंजरी, गन शॉट की वजह से, गोली लग जाने की वजह से ब्लड वेसल जो है रप्चर हो सकती हैं। नाइफ इंजरीज की वजह से ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो सकती हैं। इसके अलावा है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। और हमारे पास जो सबसे कॉमन एक और पॉइंट हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं वायरल हेमोरेजिक फीवर, यानी वायरस की वजह से भी ब्लड वेसल रप्चर हो सकती हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम लोग एक केस सिनेरियो बना लेते हैं, उसमें हम ब्रेन इंजरी के टॉपिक की बात कर लेते हैं कि ब्रेन इंजरी यानी ब्रेन हेमरेज अगर किसी को आए तो किस तरह से ट्रीटमेंट हमारा प्लान बनता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आती है क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी पर मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड पहले से की हुई है, उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लाजमी देखिएगा। और क्रेनियोटोमी क्या है? हमारी जो है क्रेनियम बोन को कट आउट किया जाता है, इनसिजन देकर इसको ड्रिलिंग करके कट किया जाता है। और जब क्रेनियम बोन जो है वो रिमूव हो जाती है तो नीचे से हमारे पास
उस जगह को साफ़ किया जाता है जहाँ पर ब्लीडिंग आई है, यानी वो ब्लड जो ब्लड वेसल के ज़रिए से रप्चर हुआ था उस ब्लड को जो है रिमूव किया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, रिमूव प्रेशर। रिमूव प्रेशर में क्या आ जाता है, जिस प्रेशर की वजह से हमारे पास ब्रेन हेमरेज आया था उस प्रेशर को जो है कम किया जाता है, मिनिमाइज़ किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है या उसको रिमूव किया जाता है ताकि दोबारा से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ना हों। तो उस प्रेशर को रिमूव करने के बाद जो है उन वेसल्स को जो रप्चर हो चुकी थी उन डैमेज वेसल्स को रिपेयर किया जाता है। बेसिकली ये हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है सर्जरी के अंदर। और इसके अलावा उस बंदे को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, देन उस पर पूरी मॉनिटरिंग की जाती है और हमारे पास मेडिकेशन की जाती है और फिर उसको जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिम और हर सिम्टम्स। उनके सिम्टम्स को देखते हुए क्या वो सिम्टम्स जो हैं वो कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्चार्ज किया जाता है। ये था हमारा टॉपिक ब्रेन हेमरेज के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो हीमोस्टेसिस के ऊपर वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह।